हेलो दोस्तों, चंद्रा स्टडी में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। इसके पिछले क्लास में मैं बताया था शरीर के बारे में और शरीर के अंदर का अंग और बाहर का अंग के बारे में बताया था ना। तो हम बताए थे कि शरीर का सबसे जो छोटा पार्ट होता है वो क्या होता है, सेल होता है, जिसे कोशिका कहते हैं। ठीक है ना। आज कोशिका के बारे में हम लोग जानेंगे, कोशिका काम कैसे करता है और इस छोटे पार्ट को खोजा किसने है। सबसे पहले जानते हैं कोशिका है क्या। ठीक है, आप लोग तैयार हैं? ठीक है, देखिए सेल यानी कोशिका सभी जीवित जीव के सबसे छोटे इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। मतलब जो जीव जीवित है उनके सबसे छोटा इकाई ही क्या है, सेल है। यानी सेल काम कैसे करते हैं, भोजन भी बनाते हैं और भोजन करते भी हैं और बड़े भी होते हैं। ठीक है ना। जो जीव मृत हो जाता है उसका सेल मर जाता है, इसलिए उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होता है। बात समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? मृत व्यक्ति में जो ब्लड होता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, और जो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं लगा तो भोजन नहीं बनेगा, और जब भोजन नहीं बनेगा तो सेल का विकास नहीं होगा। ठीक है ना। तो सेल उसमें भी हो जाते हैं लेकिन वो मृत सेल कहलाते हैं। लेकिन जो जीव जीवित रहते हैं उसमें उसमें जो सेल रहते हैं वो जीवित सेल कहलाते हैं। ठीक है ना, जीवित कोशिका। बात समझ में आया? इसके जो स्टार्ट हुआ, पहले इसका इंग्लिश है द फंडामेंटल स्ट्रक्चर। फंडामेंटल क्या कहलाता है, सबसे मूलभूत स्ट्रक्चर होता है। बॉडी, मैंने बताया था बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है, सेल। उसके बाद मैंने क्या बताया था बच्चों आप लोग को, सेल के बाद क्या होता है, टिश्यू। टिश्यू बताए थे। उसके बाद क्या बताए थे, उसके बाद क्या बताए थे, ऑर्गेन। और उसके बाद क्या निर्माण होता है, बॉडी। ये बताए थे ना। सेल मतलब होता है कोशिका, ठीक है। टिश्यू माने होता है ऊतक। उसके बाद क्या होता है, ऑर्गेन मतलब अंग होता है, और बॉडी मतलब शरीर होता है। ठीक है ना। तो सेल सबसे पहले बनता है, उसके बाद टिश्यू बनता है, उसके बाद ऑर्गन, उसके बाद बॉडी। मैंने इसको बता दिया था। अब जानते हैं शरीर क्या है। तो द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेन्स। सभी सजीव का जो फंक्शनल है, काम करता है, एंड बायोलॉजिकल जो बनावट है, यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेन, और सभी जीवित को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल का मतलब अभी तो हम लोग वैज्ञानिक भाषा में समझ गए और इसका हम क्या परिभाषा में समझ गए। अब समझते हैं आम जीवन में कैसे सेल को समझ पाएंगे। ठीक है। जैसे मान लो कि ये मकान बनता है, ठीक है, ये मकान बनता है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मकान कहते हैं। लेकिन मकान जो बनता है इसमें ईंट लगे होते हैं। लगे होते हैं कि नहीं लगे होते हैं? यस या नो? यस या नो? जब ईंट लगे होते हैं तो एक मकान में अनेकों ईंट होते हैं, तो मकान के सबसे छोटा इकाई क्या कहलाता है, ईंट कहलाता है। तो इसी तरह समझ लो कि बॉडी का सबसे छोटा इकाई क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। जिस तरह एक एक छोटे ईंट जोड़ जोड़ के एक मकान का निर्माण होता है, उसी तरीका से एक एक सेल बन के पूरा शरीर का निर्माण होता है। सेल समझ गए, सेल होता क्या है, ठीक है ना। तो हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई सेल होता है। अब इसका हम देख लेते हैं फंक्शन, इसका काम क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं इसका खोज किसने किया। तो बाबू आप लोग को यहाँ बताए हैं रॉबर्ट हुक, 1665 ईस्वी में इन्होंने मृत सेल का खोज किया था। अब मृत सेल कहाँ कहलाता है, मैंने बताया कि जो जीवित जीव है वो मर जाता है तो मृत कहलाता है कि नहीं। तो एक सूखी लकड़ी थी, जैसे कि आप लोग कर्क देखे हैं, कर्क खेलते हैं ना, जिसका बनता था, उसी में उन्होंने खोज किया था कर्क में। तो जाली नुमा आकार का, ऐसे ऐसे जाली नुमा दिख रहा था कि कर्क का जो निर्माण हुआ है उसमें कुछ आकृति दिखाई दी, ठीक है ना, ऐसे ऐसे आकृति दिखाई दी। इन्हीं का नाम उन्होंने क्या दिया, सेल दिया। क्या दिया, सेल। अनेकों जाली से भरकर एक कर्क का निर्माण होता है। उन्होंने मृत का खोज कर लिया था। जब इन्होंने मृत का खोज किया था तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने आया, तो इन्होंने क्या किया, जब देखा कि जब मृत में सेल होता है तो पक्का ये सजीव में भी सेल होता है। इन्होंने जीवित कोशिका का खोज कर लिया। किसका खोज कर लिया, जीवित कोशिका का खोज कर लिया। बात समझ में आया?
आप लोग को जीवित कोशिका का खोज किसने कर लिया? एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने। अब इसके आगे हम देखते हैं कि जब इन्होंने एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज कर लिया तो ये काम कैसे करता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, बात समझ में आया? यहां तक समझ में आया ना? सेल क्या है? सेल सबसे छोटा इकाई है बॉडी का। उसका खोज किसने किया? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोज किया और लीवेनहॉक ने खोज किया। लेकिन पूछेगा कि लीवेनहॉक ने कैसा सेल खोज किया? तो मृत सेल खोज किया। ठीक ना? सेल का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। मृत कोशिका, मृत सेल का पूछेगा कोई, मृत सेल का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। सेल का खोज बताया जाएगा उन्हीं को, और मृत कोशिका का भी खोज बताया जाएगा उन्हीं को। ठीक है ना? जब कोई पूछेगा कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तब आप बताएंगे एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने। ठीक है, तो कोशिका का दो प्रकार होता है बाबू। एक को कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक को कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या है? देखो, कोशिका जो है, कोशिका के अंदर अनेकों चीज होता है। ठीक है ना? मैंने लिखा है यहाँ, कोशिका के अंग एवं कार्य। कोशिका के अंदर झिल्ली होता है, कोशिका भित्ति होता है, केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है। इसके अलावे और भी चीज होता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम होता है, और इसके अलावे कोशिका के अंदर गोल्जी बॉडी होता है। ये मैं बताऊंगा, पहले मैं समझा लेता हूं कि ये है क्या। देखो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वैसे जो हम नग्न आंखों से, सिंपल से समझा, छोटे छोटे जैसे बैक्टीरिया, जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसमें कैसा सेल होता है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक तो हम नग्न आंख से किसे नहीं देख सकते हैं? बताइए, कवक को देख सकते हैं? देख सकते हैं आंख से, जब भी देखेंगे माइक्रोस्कोप से देखेंगे। और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया माने जीवाणु, जीवाणु को देख सकते हैं? नहीं ना। तो इसमें कौन सेल होता है? प्रोकैरियोटिक। बाकी जो जीव होते हैं उसमें कौन सा सेल होता है? यूकैरियोटिक। बड़े बड़े जीव में कौन सा सेल होता है? यूकैरियोटिक, जिसे हम अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं, और उसे देखने के बाद जो भी हम एक्टिविटी होता है उसमें देख सकते, सारे एक्टिविटी उसका देख सकते हैं। उस सब में कौन सा सेल होता है? यूकैरियोटिक। जैसे में मनुष्य हो गया, हाथी, घोड़ा, जितना भी जीव जंतु देख, यहां तक कि उसमें होता है। अब बताइए, पेड़ को आप लोग, पौधा, पौधा को हम बताए थे, पौधा लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है? लिविंग थिंग्स है, यानी सजीव है ना? तो उसमें भी सेल होगा जी, उसमें भी सेल होता है। ठीक है, हम अब उसके बारे में जानेंगे। अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में जान गए। अब हम जानते हैं कोशिका के अंदर काम कैसे करता है। कोशिका के अंग तो सबसे पहले होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, और उसके पहले हम जान लेंगे कोशिका भित्ति, सेल वाल। क्या जान लेंगे? सेल वाल। तो बाबू ये देखो, ये चित्र बना रहे हैं, बाहर बाहर जो चित्र बना रहे हैं ना, ये हो गया सेल वाल। इंग्लिश भी समझ में आ रहा होगा। इसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं बाबू? कोशिका भित्ति। ये क्या करता है? सेल के अंदर जितने भी चीज है इनको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा पर। ये बॉडी गार्ड टाइप का चारों तरफ से, घर हम लोग को सुरक्षा प्रदान करता है ना। एक बताओ, बारिश से कौन सुरक्षा प्रदान करता है? घर। धूप से कौन, कहाँ सुरक्षित? धूप से भागे भागे हम कहाँ आते हैं? घर के अंदर पंखा उंखा चालू करके सो जाते हैं आराम से। बात सही है ना? धूप से बचाव के लिए भी आते हैं, बारिश से बचाव के लिए भी आते हैं, जब अंधड़ आता है तो भी आते हैं, है कि नहीं है? जब अंधड़, हाँ, जब तूफान आता है तो घर के अंदर आके अपना लॉक कर लेते हैं, यानी हम लोग को बचाव करता है। इसी तरह से जो दीवार होता है, घर के चारों तरफ से वाल होता है, वही तो सुरक्षा हमारा करता है। इसी तरीके से समझिएगा, सेल का जो सुरक्षा करता है सेल वाल कहता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। बात समझ में आया है ना बाबू? कोशिका का ये जो निर्माण है, कोशिका का एक आकार होता है। ठीक है, कोशिका का एक क्या होता है? आकार होता है। तो कोशिका का आकार किस पर निर्भर करता है? तो ये सेल मेम्ब्रेन देखते हैं ना, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका के अंदर द्रव्य झिल्ली टाइप का होता है ऐसे। ठीक है ना बाबू? ये कोशिका का क्या प्रदान करता है? कोशिका का आकार प्रदान करता है। क्या बाबू? कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है बाबू? कोशिका का आकार प्रदान करता है। ये दो चीजें जान गए आप लोग। अच्छा, अब है केंद्रक, न्यूक्लियस। मेन खेला यही है। जिस तरीका से हम लोग का बॉडी का सबसे जरूरी काम कौन सा है? सबसे बॉडी का जरूरी अंग कौन है? हम लोग का दिमाग। इसी से हर जगह सूचना जाता है और
आता है। बात समझ में आया? तो सेल का माइंड किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस, केंद्र को, सेल का दिमाग इसे कहते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज को यहाँ आता है और सूचना बाकी हर जगह फैला देता है, सबको यही सूचित करता है। सेल के अंदर जितने भी एक्टिविटी होता है, काम होता है, इसको कौन सूचित करता है? सबको सेल केंद्र करता है, ठीक है। सेल को सभी को कौन सूचित करता है? केंद्र। जैसे में बाबू हम यहाँ देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, देख रहे हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? जिस तरीका से हम भोजन करते हैं ना, तब भोजन करने के लिए हम किस लिए भोजन करते हैं? ऊर्जा के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? जब भोजन करते हैं हमको ऑक्सीजन जब जाता है, तो जब भोजन और ऑक्सीजन दोनों होता है तो दोनों जाकर के वो भोजन टूटता है, धीरे धीरे टूटता है, तो वही ऑक्सीजन इसमें सहायता करता है। जो हम सांस लेते हैं ना, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हमको ऑक्सीजन जब नहीं जाएगा तो भोजन ऊर्जा नहीं देगा। तो जब भोजन करते हैं और साथ में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, ये दोनों मिलकर के हम लोग को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा, ठीक है ना। यही ऊर्जा जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाकर के सभी अंग में, हर सेल में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ये हाथ में सेल से ही बना है ना, पूरा बॉडी सेल से बना है। ये अंग जो है, ये टिश्यू जो है, क्या से बना है? सेल से बना है। और हर जगह क्या है? ऊर्जा है। हर जगह क्या है? ऊर्जा है। तो ये स्टोर कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे एक बात बताओ, जब हम लोग एक हाथ से काम करते हैं कि नहीं करते हैं, तो हाथ दर्द करने लगता है। इसके मतलब क्या होता है? उस हाथ का ऊर्जा खत्म हो जाता है। तो थोड़ा देर क्या कर लेते हैं? रह लेते हैं शांति से, आराम से। तो दिमाग क्या कहता है? हम लोग का दिमाग क्या कहता है कि जो हम भोजन किए हैं और जहां हम काम नहीं कर रहे, जैसे इधर का ऊर्जा बचा होगा, शरीर का ऊर्जा बचा होगा, तो जहां हम काम नहीं कर रहे हैं उधर का ऊर्जा फिर दिमाग सूचित करेगा कि जहां का काम हो रहा है वहां का ऊर्जा क्या हो गया है? खत्म हो गया है, तो वहां आप चले जाओ। और फिर ऊर्जा यहाँ आता है, फिर हमको हाथ में बल मिलने लगता, फिर मैं वो काम करने लगता हूँ। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो मेरा वर्क किससे हो रहा है? हाथ से भी हो रहा है। और सबसे ज्यादा क्या, मैं बोल रहा हूँ, बोलते बोलते थोड़ा थकूंगा, तो मैं क्या करूंगा कि मुझे ऊर्जा मिलने के लिए थोड़ा सा पानी लूंगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन रहेगा। बात समझ में आया? अब बॉडी में क्या है? भोजन है। जब ऑक्सीजन जाएगा तो चारों तरफ से जल्दी 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 फिर ऊर्जा मेरे जीभ के पास आ जाएगा। बात समझ में आया? तो यही ऊर्जा का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे ऊर्जा का ट्रांसफार्मर गृह कहते हैं, ठीक है ना, ऊर्जा का घर, ठीक है ना। ऊर्जा का घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। बात समझ में आया? तो हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद फिर ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन, ये जो भोजन किस में टूट जाता है? ऊर्जा बन जाता है। बात समझ में आया? और जब ऊर्जा बनता है तो वो कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है? हर सेल में। और सेल में किसके पास जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। और यही ऊर्जा मिलता है तो हम लोग कोई काम करते हैं। बात समझ में आया? कोई काम हम कब करते हैं? जब हमको ऊर्जा मिलता है। अच्छा, ये तो हो गया काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता। आप लोग को एक और मैं बात बताया था कि जब हम काम करेंगे उसके लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। लेकिन शरीर के विकास के लिए क्या चाहिए? आप लोग बताइए। प्रोटीन। शरीर के विकास के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन। तो एक बात बता बाबू, जो सेल छोटा हो, जैसे हम लोग बच्चे छोटे होते हैं, अब बड़े फिर क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। बड़े होते हैं ना, इतने छोटे से देखते देखते बड़े हो जाते हैं, जैसे देखते हैं ना, देखते देखते बड़े हो जाते हैं। तो एक बात बताओ, जब इसको ऊर्जा मिलेगा और ये काम उतना करेगा, अब इसको प्रोटीन नहीं मिलेगा तो बढ़ेगा नहीं ना, तो इसको प्रोटीन चाहिए। तो हर सेल के अंदर प्रोटीन के लिए क्या होता है? राइबोसोम। कौन होता है बाबू? राइबोसोम। तो राइबोसोम किस लिए जरूरी है शरीर में, सेल में? प्रोटीन निर्माण के लिए। किसके लिए बाबू? प्रोटीन निर्माण के लिए। अब लेकिन राइबोस, आप जानते हो ऊर्जा का निर्माण किसमें होता है? एटीपी के रूप में। किसमें होता है? एटीपी के रूप में, ठीक है। बात समझ में आया? मैं बताया कि राइबोसोम हमारे लिए क्यों जरूरी है? प्रोटीन के लिए। अब प्रोटीन क्यों जरूरी है? हमारे शरीर का विकास के लिए। ये बात समझ में आया? अब प्रोटीन मिलता कैसे है?
जिस तरीका से हम लोग ऊर्जा पाने के लिए भोजन करते हैं, उसी तरीका से हम लोग को प्रोटीन पाने के लिए भी वैसा आहार लेना चाहिए। तो शरीर में ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, और शरीर के विकास के लिए प्रोटीन लेते हैं, और उसके रोग से बचाव के लिए खनिज और विटामिन लेते हैं ना। तो आप बताओ कि हम लोग को संतुलित आहार में केवल कार्बोहाइड्रेट आएगा, या कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन और मिनरल्स एंड विटामिन सब आएगा? तब आएगा, तभी ना संतुलित आहार होगा। तो हमारे शरीर के विकास के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। अब बात आती है बाबू कि प्रोटीन होता कहां है, ठीक है? तो शरीर में बाबू एक अंग है जिसको कहते हैं क्या बाबू? लीवर। क्या है बाबू? लीवर। तो एमिनो एसिड, क्या बाबू, जब हम भोजन करते हैं और उसमें दाल वगैरह खाते हैं ना, एमिनो एसिड होता है। एमिनो एसिड बाबू यही प्रोटीन का निर्माण करता है, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड को तोड़ करके राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का बनाता है, ठीक है? इतना समझ में आता है ना? एमिनो एसिड को तोड़ करके राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। इतना क्लियर? एमिनो एसिड कहां मिलता है? टोटल शरीर में एमिनो एसिड की संख्या क्या होती है? 20 होती है, जिसमें एक आंतरिक होता है और एक बाह्य होता है। एक होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य। आंतरिक और बाह्य कैसे मिला? देखो बाबू, लीवर जो है, लीवर खुद 11 एमिनो एसिड का निर्माण करता है, ठीक है ना? कितना? 11 एमिनो एसिड का। अब जरूरी नहीं है ना कि सब कोई प्रोटीन युक्त भोजन करे, ठीक है? तो उसके लिए भगवान हम लोग को लीवर भेजे हैं, और लीवर में जो एमिनो एसिड बनता है उसी से क्या बन जाता है? प्रोटीन, ठीक है? बाकी 9 गो प्रोटीन जो है हमको शरीर के बाहरी चीज से लेना होता है। कैसे? कभी आदमी दाल देखे हैं, दाल में बहुत प्रोटीन होता है, ठीक है? दाल देखे हैं, सोयाबीन एक दाल होता है, सोयाबीन उजला उजला आता है, उसमें ज्यादा प्रोटीन होता है। चना देखे हैं, चना में ज्यादा प्रोटीन होता है। तो वो सब आहार हमको करना चाहिए यदि आप शाकाहारी हैं तो, यानी वेजिटेरियन है तो। यदि नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा, मछली ये सब खाइएगा तो उसमें ज्यादा प्रोटीन होगा। नॉन वेजिटेरियन है तो प्रोटीन के लिए अंडा सबसे अच्छा उपयोग आएगा, ठीक है? इतना क्लियर? अब बाबू हम देखते हैं कि जो प्रोटीन बना, ये 11 एमिनो एसिड तो मिला शरीर से हमको, और 9 एमिनो एसिड जो है हमको भोजन के माध्यम से मिल जाता है बाबू। किसके माध्यम से मिल जाता है? भोजन, जिसमें हम दाल खाते हैं, अंडा खाते हैं, इसमें, ठीक है? ये क्या करता है? इस शरीर को विकास करने में हमको सहायता करता है। और इसका निर्माण जो है एमिनो एसिड से, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है बाबू? राइबोसोम में। अच्छा, ये होता कैसे है? ये होता कैसे है? देखो बाबू, मैंने ये सेल पढ़ाया था, सेल में राइबोसोम यहाँ होता है, ठीक है? और सेल में राइबोसोम होता है, केंद्रक होता है, कोशिका भित्ति, झिल्ली, इसमें और भी होता है। सेल वॉल के अलावा इसमें क्या होता है? गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी होता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है? ऊर्जा हो या कोई भी चीज हो, इसको अन्य कोशिकाओं से, किसी दूसरी कोशिका से यहाँ लाने में मदद करता है। कौन करता है? गोल्जी बॉडी। अब आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडो ईआर, जिसको कहते हैं ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? ई काम, इसका एक रफ एरिया है और एक क्या है? स्मूथ एरिया है, ठीक है ना बाबू? एक रफ एरिया है और एक स्मूथ एरिया है। रफ एरिया पर क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। ये किसका भाग होता है? तो राइबोसोम यही बनता है। राइबोसोम कहां बनता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, इसके रफ एरिया पर। स्मूथ एरिया पर क्या बनता है बाबू? स्मूथ एरिया पर बनता है। चिकना चीज क्या होता है भोजन करते हो? ऑयल, तेल, उसमें क्या होता है? वसा। क्या होता है? वसा, यानी फैट का निर्माण करता है। तो स्मूथ एरिया जो है वो फैट का निर्माण करता है, और रफ एरिया जो है किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। बात समझ में आया? इतना। अब हम देख लेते हैं, जो ये ऊर्जा हमारा हुआ रफ एरिया में, जो प्रोटीन बना, ये बनता कैसे है?
हालांकि वो बहुत बारी सारी बातें डीप हो जाएगी, वो हमको नहीं लगता आप लोग को जानना चाहिए, लेकिन एक आध बात बता दे रहा हूं। जो ये न्यूक्लियस है ये कहता है इसको, ये जो न्यूक्लियस है तो दिमाग होता है सेल का, होता है ना। जब एमिनो एसिड आता है, एमिनो एसिड, आप शरीर में डीएनए और आरएनए सुने होंगे, डीएनए और बाबू आरएनए, ये जटिल प्रक्रिया है, एक संरचना का निर्माण करते हैं ना। डीएनए और आरएनए ऐसे करके ऐसे संरचना का निर्माण करते हैं। इसमें डीएनए जो होता है केंद्रक में होता है। डीएनए कहां होता है बाबू? केंद्रक में होता है। और आरएनए क्या करता है, यही प्रोटीन को, इसमें दो होता है आरएनए, दो प्रकार का होता है। एक होता है एमआरएनए, एमआरएनए, और एक होता है एमआरएनए और टीआरएनए बाबू। एक होता है टीआरएनए। एमआरएनए क्या करता है, मैसेंजर होता है। ये क्या करता है, इम्यूनो एसिड को लेकर के राइबोसोम से ये मैसेज करता है किसको, यहाँ केंद्र को। और केंद्र टीआरएनए क्या करता है, इसको ट्रांसपोर्ट, टी से क्या है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट माने भेजता है, ट्रांसपोर्ट माने भेजता है। अब बताओ इम्यूनो एसिड जो बनता है शरीर में लीवर से, यहाँ हर कोशिकाओं में जो जाता है, यहाँ से हर कोशिकाओं में ट्रांसपोर्ट का काम करता है और मैसेज का काम करता है। ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, प्रोटीन का पूरा काम कर लेते हैं जो राइबोसोम पे बनता है। बात समझ में आया? हाँ या ना? तो बताओ हमारे शरीर के सबसे छोटा इकाई क्या है? सेल है। सेल के अंदर जो है अनेकों संरचनाएं के अंदर अनेकों सेल जो है उसके अंदर अनेकों कार्य होते हैं कोशिका के, और कोशिका के अनेकों अंग होते हैं। वो दो चार अंग के बारे में मैंने बताया, ठीक है। अब दो चार का मैंने लगभग बता दिया, ठीक है ना। अब मैं आगे आप लोग को क्लास में बताऊंगा ये डीएनए और आरएनए, और उसके बाद बाकी जो गोल्जी बॉडी, और एक और बचा है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे इसको बंद करता हूं। आगे क्लास कैसा लगा उसके लिए आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। आगे ध्यान रखिए। जय हिंद।